वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आइए आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का मैराथन करने जा रहे हैं। इस मैराथन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप लोग बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर सॉइल मैकेनिक्स का मैराथन लेके आइए, तो हम आपके सामने सॉइल मैकेनिक्स का मैराथन लेके आए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ वही चीज डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सॉइल मैकेनिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं प्रॉपर्टीज, इसके नेचर, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं सॉइल के, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फाउंडेशन से रिलेटेड, इसके बारे में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। सारा चीज हम लोग सारा चीज एक समराइज करके लेके आए हुए हैं कि जितना पूछेगा एग्जाम में बस उतना ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से आईएस कोड में ये बात लिखा हुआ है सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। वो आईएस कोड कितना है? 2809 और 1972 आईएस कोड, जिसमें आपको सॉइल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो है, आपका कंस्ट्रक्शन और फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी सॉइल के बारे में प्रॉपर्टीज है, सारा चीज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आईएस कोड इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। देखो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं? तो दो टाइप्स के। कौन कौन सा? एक रेसिडुअल, दूसरा ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दो टाइप के सॉइल होते हैं। अब जैसे रेसिडुअल, जहां से आपका सॉइल निकला और वहीं से जहां से इरोड हुआ, जहां से वेदरिंग हुआ, वहीं पर सेटल डाउन हो गया, तो हमारा कौन सा सॉइल हो जाएगा? रेसिडुअल सॉइल हो जाएगा। जबकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल, नाम से क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो हम लोग उस सॉइल का क्या नाम है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल उस सॉइल का नाम है। जैसे आप देखिए ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, देखिए ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या क्या होता है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ट्रांसपोर्टेड सॉइल में। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेड सॉइल में हम देखते हैं कि वाटर के वजह से, क्योंकि देखो पानी में क्या है, पानी में मिट्टी जो है आपका इरोड होके चलते रहता है, तो है ना, तो पानी के वजह से जो सॉइल होगा उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसका टाइप देखें, वाटर ट्रांसपोर्टेड। यहां से बहुत ज्यादा बाबू क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा। इससे एग्जाम में मतलब फिक्स है क्वेश्चन यहां से। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में सबसे पहला देखते हैं एलुवियल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल क्या होता है देखते हैं हम लोग। एलुवियल सॉइल में देखिए, एलुवियल सॉइल हमारा क्या है? फ्लोइंग थ्रू वाटर और स्ट्रीम में जाके क्या हो रहा है? डिपोजिट हो जा रहा है। डिपोजिटेड इन स्ट्रीम, धारा के साथ क्या हो जा रहा है? ये डिपोजिटेड हो जा रहा है। अब पूछता है एलुवियल किस टाइप का सॉइल है, तो आपको वहां बताना होगा कि वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो कहाँ जाकर बैठ जाता है? स्ट्रीम में। वाटर के साथ फ्लो तो करता है, लेकिन स्ट्रीम में जाके क्या होता है? ये डिपोजिट हो जाता है। दूसरा इसी का एलुवियल में ही दूसरा लैगस्ट्रियन सॉइल, ये डिपोजिट होता है, वाटर के साथ फ्लो तो करता है, लेकिन ये डिपोजिट कहाँ होता है? लेक्स में। तो इस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? लैगस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट मरीन सॉइल, ये आपका ओशियन में होता है, तो डिपॉजिट कहाँ होता है? ये ओशियन में होता है। तो फ्लोइंग थ्रू वाटर बट डिपॉजिटेड इन लेक कॉल्ड लैगस्ट्राइन सॉइल। फ्लोइंग थ्रू वाटर बट डिपॉजिटेड इन ओशियन कॉल्ड मरीन सॉइल। तो ये तो हो गया वाटर ट्रांसपोर्टेड के वजह से। नेक्स्ट चलते हैं विंड के वजह से। विंड के वजह से कौन सा? विंड से नाम से क्लियर होना चाहिए, एओलाइन सॉइल। देखो यहां से एयर, एयर का कुछ दिख रहा है ना, तो एयर से विंड मतलब हवा, ट्रांसपोर्टेड थ्रू जो विंड है उसके वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस सॉइल का क्या नाम है? एओलाइन सॉइल। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि विंड के वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस सॉइल का क्या नाम है?
दूसरा ग्रेविटी के वजह से, नाम सुनता है लैंडस्लाइड हो गया है ना, तो ग्रेविटी के वजह से जो सॉइल आपका फॉर्मेशन हो रहा है कोलुवियल सॉइल। तो ये सॉइल आपका क्या है, ये बहुत कम पूछा हुआ है, लेकिन अगर हमें लगता है ऐसा कि इस बार इससे क्वेश्चन आपका रहेगा कि विंड ना छोड़ के, विंड बहुत बार पूछा हुआ है तो इस बार विंड नहीं पूछेगा, तो हो सकता है आपको इसमें क्या पूछ रहे, कोलुवियन सॉइल इसमें इस बार हम लोग को पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि सॉइल जो है आपका सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इस सॉलिड में आपका वाटर प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें हम डाल देते हैं वाटर। लो वाटर हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया। अब इस वाटर में कुछ कुछ परसेंट एयर डाल देते हैं, कुछ एयर, देखो ये डॉट डॉट हम डाल रहे हैं, क्या है हमारा एयर है। हम लिखना चाह रहे हैं जैसे ये वाला जो कलर है आपका, ये आपका वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला पार्ट है ये हमारा सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉइल ही, ये है आपका सॉइल। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे है कि हम लोग पूरा स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं हमारा, ये इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर है जिसमें सॉलिड पार्ट भी है, वाटर वाला पार्ट भी है और एयर पार्ट भी है। लेकिन हम लोग को स्टडी करना है, हम लोग को इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है, तो इसके लिए हमारे पास आया है थ्री फेज डायग्राम। क्या है हमारे पास, थ्री फेज डायग्राम। कलर दिख रहा है ना, चलो नहीं चेंज कर लेते हैं। जब सॉइल का स्टडी हम लोग थ्री फेज में कर रहे हैं, तो थ्री फेज डायग्राम हम लोग इसको कहते हैं। थ्री फेज डायग्राम में सबसे नीचे रहेगा बाबू आपका सॉलिड, उसके बाद दोस्त वाटर, फिर आ जाएगा एयर। तो ये हो गया हमारा थ्री फेज सिस्टम, जिसमें हम लोग सेपरेट सेपरेट करके क्या कर रहे हैं, सॉइल का स्टडी कर रहे हैं। है पूरा ये सॉइल आपका, है पूरा ये सॉइल, लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसको सेपरेट करके। एक तो हमारा सॉलिड हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर मेरा क्या हो गया, एयर हो गया। अगर ये आपका हम कहते हैं पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड मतलब भींगा हुआ हल्का सा है ना, इसमें आपका सॉलिड का पार्ट भी है, वाटर का पार्ट भी है और एयर का पार्ट भी है। लेकिन अगर इसी में हम टू फेज सिस्टम पूछे, अब देखो टू फेज सिस्टम में भी अलग अलग हो सकता है, सॉलिड तो होगा, हो सकता है वाटर के साथ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ क्या हो हमारा, ये तो मेरा सॉलिड हो गया, और दूसरा हम मानते हैं वाटर है सिर्फ। तो देखो ये वाटर है तो हम इसको बोलते हैं फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, मतलब जो वाटर के साथ तो मेरा जो सॉइल है वो पूरा तरीका से क्या है आपका, सेचुरेटेड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। ये सॉइल ऐसा है जो पूरा पानी में क्या है आपका, इमर्ज है ना। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा, ये है आपका टू फेज सिस्टम। देखो यहाँ पर दो फेज है, एक सॉलिड का फेज है, दूसरा वाटर का फेज है। इसमें मेरा तीन फेज है, एक सॉलिड का है, दूसरा वाटर का, तीसरा एयर का। इसमें मेरा क्या है, एक सॉलिड का, दूसरा वाटर का फेज है। तो हम कहते हैं ये मेरा आपका सॉलिड पार्ट है और ये मेरा एयर का पार्ट है, तो हम इसको बोल सकते हैं ड्राई सॉइल। क्यों ड्राई सॉइल बोलेंगे, सूखा है, इसमें पानी है ये नहीं है पानी। क्या देखिए ये ड्राई है, इसमें सॉलिड है और एयर है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, हमें स्टडी करना है इसके बारे में, विस्तृत अध्ययन करना है ना। तो विस्तृत जब अध्ययन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये हमारा, हम मान चलते हैं कि अगर इतना वॉल्यूम है तो हम मानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हम मानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये मानते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर। इधर हम क्या मान लेते हैं, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर, WS वेट ऑफ सॉलिड, और ये वेट ऑफ एयर व्हिच इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो यहां से यहां तक होगा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा, V। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा VS प्लस VW प्लस का VA। अगर हम सिर्फ
वाटर और एयर तक की बात करें, सिर्फ वाटर और एयर तक की बात करें, तो हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। देखिएगा ये सब टर्मिनोलॉजी है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा हमारा? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, न्यूमेरिकल में पूछ लेगा, क्या है? V इज इक्वल टू वी एस प्लस का वी डब्ल्यू प्लस का वी ए। भी क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, जिसमें मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ एयर है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहां से, ये पूरा मेरा वेट हो जाएगा, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। और वेट में क्या क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एस प्लस का डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस का डब्ल्यू ए। चूंकि डब्ल्यू ए मेरा क्या है? वेट ऑफ एयर 0 है, तो हम W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एस प्लस का डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसमें आपका टोटल वेट जो होगा वो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ये पूछ देखो, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स बन जाता है। कैसे बनता है कि बताइए, पार्शियली सैचुरेटेड में कौन कौन सा सेपरेशन होता है, कौन कौन सा मटेरियल होता है? जैसे सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर होता है। टू फेज में, फुल्ली सैचुरेटेड में क्या क्या होता है हमारा? सॉलिड होता है, वाटर होता है। टू फेज ही सिस्टम है, लेकिन ड्राई सॉइल है, सॉलिड है और एयर है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, आपको यहां से टर्मिनोलॉजी जो भी है, VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर है, VA वॉल्यूम ऑफ एयर है। टोटल वॉल्यूम मेरा क्या है? VA। टोटल वॉल्यूम जहां यहां से यहां तक वॉल्यूम क्या है मेरा? VA। अगर इसका हमको बोले फुल्ली सैचुरेटेड में, आपका इसमें एयर तो है नहीं, क्योंकि पूरा क्या है? ये सैचुरेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। वाटर कंटेंट, देखो यहां से बाबू एकदम ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, ये सब जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। आप पूछोगे इसका रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या होगा? कोई अपर लिमिट नहीं होगा, कोई अपर लिमिट नहीं होगा। इसका अपर लिमिट फिक्स नहीं है, नो अपर लिमिट। ऑब्जेक्टिव देखो यही पूछ लेता है, वाटर कंटेंट का अपर लिमिट बताइए कितना होता है? कुछ होवे नहीं करता है वाटर कंटेंट का अपर लिमिट। ठीक है, रेंज भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ई से। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या क्या आ जाएगा मेरा? बताइए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या क्या आ जाएगा? VW प्लस का VA अपॉन का VS। कुछ आएगा क्या? और कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इसका रेंज, वॉइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वॉइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका भी अपर लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट। मतलब वॉइड कितना भी हो सकता है ना? जीरो कोई भी सॉलिड में वॉइड जीरो होता ही नहीं है ना? सॉलिड, जब सॉइल सॉलिड की बात कर रहे हैं, उसमें आपका कितना भी कंपैक्शन अगर हम कर लें, तो वॉइड कभी भी जीरो नहीं होगा। तो वॉइड ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वॉइड ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसका कोई अपर लिमिट यहां नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पोरोसिटी। इसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहां लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम, इस बात को ध्यान रखिए। क्या लिखा हुआ है? टोटल वॉल्यूम। N से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसका रेंज देखिए, 0 से लेकर, इसका क्या है? ये आपका रेंज है। ये क्या है? इसका रेंज है। अब रिलेशन देखो, न्यूमेरिकल कहां से पूछता है? E एंड N के बीच, मतलब पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच आपके रिलेशन पूछता है। N इज इक्वल टू E बाय 1 प्लस का E। आपको एग्जाम में दे देगा कि E का वैल्यू 0.5 है, तो बताइए पोरोसिटी क्या होगा? बताइए पोरोसिटी क्या हो जाएगा? 0.5 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो वैल्यू आएगा 5 अपॉन 15, 1/3, तो 0.33। तो देखिए यहां से पोरोसिटी का वैल्यू आ गया। अगर आपको वॉइड रेशियो गिवन है, तब आप पोरोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको पोरोसिटी गिवन है, तो वॉइड रेशियो कैसे निकालिएगा? तो N अपॉन 1 माइनस का N,
n अपॉन 1 माइनस का n। अगर n का वैल्यू दे दिया 0.5 तो बताइए e क्या होगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, जो एग्जाम दीजिए पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। तो 0.5 अपॉन 0.5 देखो तो e का वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्त, देखो e का वैल्यू कितना आ गया 1। यहां से आपको 100% ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में, एसएससी जेई का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, इवन गेट के एग्जाम में भी ये पूछ लेता है कभी कभी। बताओ कितना आसान है, E इज इक्वल टू एन बाय 1 माइनस का n। आपके पास दो फॉर्मूला यहां से निकल के आया, या अगर आपको वॉइड रेशियो गिवन है तो n इज इक्वल टू 1 बाय ई बाय 1 प्लस का ई, और अगर आपको पोरोसिटी गिवन होगा, वॉइड रेशियो पूछ लेगा तो n बाय 1 माइनस का n। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन की ओर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की ओर, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका रेंज देखिए, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखे तो 0 से 100% हो सकता है, या तो 0 भी हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, या 100% भी हो जाएगा। अगर कब होगा, कंडीशन क्या है, जब आपका फुल्ली सेचुरेटेड हो जाए, जब आपका सॉइल क्या हो जाए, फुल्ली सेचुरेटेड हो जाए, तो एस बराबर कितना होगा 100%, मतलब 1। अगर आपका सॉइल ड्राई हो जाए, ठीक है, ड्राई हो जाए, इस केस में एस बराबर कितना होगा 0। अब पार्शियली सेचुरेटेड हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच बीच में रहेगा वैल्यू, है ना, 0 से लेके 100 के बीच में। जैसे पार्शियल 80% सेचुरेटेड है, या 50% सेचुरेटेड है, या 30% सेचुरेटेड है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसके बीच में 0 और 100 के बीच में वैल्यू घूमते रहेगा, 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। तो इसका रेंज आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो रेंज देखिए क्या होता है, 0 से 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ई क्या है आपका वॉइड रेशियो, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहां से सहवाग वाला फॉर्मूला एस ई बराबर डब्ल्यू जी, ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट 5 नंबर, परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो Na इज इक्वल टू क्या होता है, Va अपॉन का V। तो Va वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट 6, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग AC से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, AC से। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड में कितना परसेंट आपका एयर प्रेजेंट है, तो AC बराबर क्या हो गया VA अपॉन VB। तो एक रिलेशन यहां से बन के आता है, क्या आता है, S डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1। देखिए कैसे आता है, S का वैल्यू क्या है, अभी जस्ट हम लोग VW अपॉन VB प्लस VA अपॉन VB, एलसीएम लीजिए तो VB आ जाएगा, ऊपर VW प्लस का VA, तो VW प्लस VA क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड देगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 1। इसका रिलेशन मतलब समझ रहे हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस का एयर कंटेंट का वैल्यू कितना होता है 1। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस दोनों का समेशन कितना होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब हम लोग डेंसिटी एंड यूनिट वेट की ओर। अब ये तो ज्यादा बताना नहीं है क्योंकि ये सब आपको अच्छे से पता होगा, है कि नहीं। क्या होता है, गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम रो इज इक्वल टू लिखे तो क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बतवाइल भी सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। कैसे, गामा किलो न्यूटन में यूनिट आएगा, इसका केजी में यूनिट आएगा। मास यूज कर रहे हैं, यहाँ वेट यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या है, टोटल वॉल्यूम, अब ऊपर है टोटल वेट। अगर किलो न्यूटन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, गामा यूनिट वेट। अगर रो में वैल्यू मास गिवन है तो हम लोग रो निकाल लेंगे। बतवाओ भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखिए जी इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। यही में हम लिखना चाहते हैं तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू।
अगर हम लोग लिखना चाहते हैं गामा के टर्म में तो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। देखो तो बतवाइल भी सेम, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले या रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले तो क्या हो जाएगा, गामा अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तो हमारा रिलेशन हो गया। एक गामा सबमर्ज निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा डब्ल्यू। ये मेरा क्या निकल के आता है यहां से, गामा सबमर्ज पूरा डूबा हुआ है, तब हम निकालते हैं गामा सेट माइनस का गामा डब्ल्यू। नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, डेंसिटी इंडेक्स चलिए, डेंसिटी इंडेक्स आईडी ई मैक्स माइनस ई मैक्स माइनस का ई मीन। अब क्या है ई मैक्सिमम, पहले तो ई तो हमारा यहाँ पर वॉइड रेशियो है, ई मेरा क्या है यहाँ पर वॉइड रेशियो है, ठीक है, ई मेरा वॉइड रेशियो हो गया। लेकिन ई मैक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग सर, ई मैक्स का वैल्यू वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास इन लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट में ई मीन डेंसेस्ट स्टेट में हो जाएगा। डेंस स्टेट में हम लोग क्या निकालते हैं, ई मीन निकाल लेते हैं, और ई क्या है मेरा नेचुरल वॉइड रेशियो। ये मेरा क्या है, नेचुरल वॉइड रेशियो है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, डेंसिटी इंडेक्स यहां से। लेकिन अब आता है डेंसिटी इंडेक्स का रेशियो, रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 भी हो सकता है, आईडी लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, इसका मतलब 0 भी हो सकता है डेंसिटी इंडेक्स आपका, फिर आपका 1 भी हो सकता है। लेकिन बात आता है कि किस टाइप के सॉइल के लिए हम लोग डेंसिटी इंडेक्स निकालते हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग यहां से देखो एक ऑब्जेक्टिव, डेंसिटी इंडेक्स हम लोग किस सॉइल के लिए निकालते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां से निकालते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन हम लोग जो निकालते हैं उससे एक रिलेशन है हमारे पास, आर सी इज इक्वल टू 0.2 आईडी प्लस का 80। देखो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रिलेटिव कॉम्पैक्शन 0.2 आईडी प्लस का 80। तो इसका रेंज हम पता कर सकते हैं क्या, अगर हम इसका रेंज बताएं तो इसका रेंज होता है 80 से लेके 100 के बीच में। 80 से लेके, अगर आईडी का वैल्यू 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू आरसी का क्या होगा, 100 होगा। 100 के बीच में हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, कैसे देखिए, अगर आईडी का वैल्यू 0 हो जाए तो देखो तो आरसी का वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा। चलो, अगर आईडी का वैल्यू 100% हो जाए तो देखो तो आर तो क्या आ जाएगा, आर सी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 प्लस का 80, तो देखो तो कितना आएगा 100, तो आरसी का वैल्यू कितना आ गया 100। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन का वैल्यू 80 से लेकर 100 के बीच आएगा। ठीक है, 80 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आईडी के ऊपर। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, बताइए रिलेशन बिटवीन रिलेटिव कॉम्पैक्शन और डेंसिटी इंडेक्स। तो आरसी बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 आईडी प्लस का 80। और नीचे देखिए रेंज, हम रेंज लिखना नहीं भूल रहे हैं, क्यों, रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज, अब रेंज पूछना स्टार्ट कर दिया है कि सभी का रेंज बताइए सर, तो रेंज भी पूछना स्टार्ट कर दिया, तो रेंज भी आपको याद यहां पर रखना पड़ जाएगा। अब यहां से देखो एक ऑब्जेक्टिव पूछा था कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना होगा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल।
इन लूजेस्ट स्टेट होता है बाबू 91%। कितना होता है? 91%। एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट कहता है 35%। देखो ये दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वॉइड रेशियो सॉइल का लूजेस्ट स्टेट में कितना हो सकता है? तो 91% हो सकता है। और आपका मिनिमम वॉइड रेशियो आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए डेंसेस्ट स्टेट में कितना हो सकता है? 35% हो सकता है, या 0.35 बतवा विल बी सेम। चलिए और कुछ हम लोग रिलेशन देखते हैं। अब देखिए, एक तो फॉर्मूला हम E इज इक्वल टू बता दिए थे हम लोग, एस ई बराबर डब्ल्यू जी भी पढ़ लिए हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम इसको कहते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स फॉर्मूला, मतलब जो अभी है उस फॉर्मूला का हम नाम दिए हैं। क्या है बाबू? गामा इज इक्वल टू, देखो इससे 2-3 फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। गामा इज इक्वल टू जी प्लस का एस ई बाय 1 प्लस का ई इंटू गामा डब्ल्यू। देखिए तो अगर आपका गामा डी निकालना है ड्राई स्टेट में, तो एस का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस केस में जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस का ई हो गया। अगर गामा सैचुरेटेड निकालना हो तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? जी प्लस का ई अपॉन 1 प्लस का ई इंटू गामा डब्ल्यू। चूंकि एस बराबर कितना है यहाँ पर वैल्यू? 1। यहाँ पर कितना है एस बराबर वैल्यू? 0। तो देखो एक फॉर्मूला से गामा, एक फॉर्मूला याद रखिए, जी प्लस का एस ई अपॉन 1 प्लस का इंटू गामा डब्ल्यू। जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ई, वॉइड रेशियो और यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा डी ड्राई के केस में, गामा डी ड्राई यूनिट वेट हम इसको बोलते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट हम इसे बोलते हैं। तो देखो गामा डी एस का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जी इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस का ई, और गामा सेट क्या हो जाएगा? जी प्लस का ई अपॉन 1 प्लस का ई इंटू गामा डब्ल्यू, और एस का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर दोस्त? 1 हो जाएगा। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू गामा बाय 1 प्लस का डब्ल्यू। अगर आपको यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे रखा है और परसेंटेज वाटर का दे रखा है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? गामा डी निकाल सकते हो आप यहां से। यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको इस पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का क्या निकालना है हम लोग को? डिटर्मिनेशन करना है। कैसे कैसे निकालते हैं? तो वाटर कंटेंट सम्स हमारे पास क्या है? एकदम मस्त मेथड है, ओवन ड्राई मेथड। कौन सा मेथड है? ओवन ड्राई मेथड। ओवन में क्या करते हैं? इसको ड्राई कर देते हैं ना। ओवन ड्राई मेथड हमारे पास है। कैसा मेथड है? कौन सा मेथड है ये? मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सबसे पहला पॉइंट। मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास। ओवन ड्राई दे देगा, सेंड बाथ मेथड दे देगा, अल्कोहल मेथड दे देगा, है ना। उसके बाद फिर आपको पैक्रोमीटर मेथड दे देगा। आपसे पूछेगा मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है बॉस? आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ओवन ड्राई मेथड है। चलिए दूसरा बात, कितना देर में हो जाता है ये टेस्ट? 24 घंटा में। 24 घंटा लगता है सर, इस मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू निकालना है तो 24 घंटा आपको लग जाएगा। तीसरा बात, टेम्परेचर से रिलेटेड जो एग्जाम में एकदम पूछ लेता है, टेम्परेचर कितना रखना है? 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 भी हो सकता है, 110 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर। अगर टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे पास कौन सा? क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो 110 डिग्री से ज्यादा नहीं जाने दीजिएगा। अगर हमारे पास जिप्सम है, मेरे पास जिप्सम है, तो हम लोग 80 डिग्री से ज्यादा उसे नहीं जाने देंगे। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल है, अगर हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक सॉइल है, तो हम वैल्यू
60 से ज्यादा नहीं होने जाने देंगे इसको, है ना। तो 3 बात याद रखिए, अगर क्लेई सॉइल है 110 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अगर जिप्सम इंक्लूडेड है सॉइल के अंदर, है ना, तो उसे 80 डिग्री से ज्यादा नहीं जाने देना है। अगर ऑर्गेनिक टाइप का सॉइल है तो 60 डिग्री से ज्यादा हमें टेम्परेचर नहीं देना है। 3 बात ये एग्जाम में पूछता है। अब क्या पूछता है ये भी देखिए, हम आपको बता रहे हैं। ये बात पूछता है जिप्सम सॉइल है तो टेम्परेचर कितना रखना है, कितना रखना है टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में बाबू एकदम जबरदस्त पूछता है, एकदम बोले तो जबरदस्त खूब पूछता है एकदम एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये पूछ लेता है टेम्परेचर ओवन ड्राई में कितना टेम्परेचर हम लोग रख सकते हैं। तीसरा पूछ लेता है ये किस मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ये कौन सा मेथड है आपका, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। तो ये एग्जाम में देखो 3 बातें यहां से पूछेगा, ये तीनों बात आपको क्या रखना है, एकदम याद रखना है, जवान पे होना चाहिए बाबू। चलिए नेक्स्ट, सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में हम लोग केरोसिन स्टोव पे हम लोग इसे बनाते हैं ना, नीचे से आग लगाते हो इसके अंदर, कितना, 1 घंटा के लिए। पूछेगा फील्ड मेथड कौन सा है, तो सर यही है फील्ड मेथड, ये फील्ड में जाके हम लोग करते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है क्या ओवन लैब मेथड है या फील्ड मेथड है, तो बताइएगा कि ओवन लैब मेथड है। सेंड बात किस टाइप का मेथड है, तो फील्ड में काम करते हैं। एक स्टोव लेके जाते हैं और एक कढ़ाई लेके जाते हैं, उसमें सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, एकदम गर्म करते हैं। कितने घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए हम लोग केरोसिन स्टोव पे सॉइल को गर्म करते हैं। फिर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें आपको जिप्सम नहीं होना चाहिए, जिप्सम नहीं होना चाहिए और ऑर्गेनिक सॉइल नहीं होना चाहिए। कहीं अच्छा सोचे हो क्यों, अरे सिंपल सी बात है, घर में गांव में चूल्हा के ऊपर खाना बनाते देखे हो, अगर देखे तो उसमें टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको जिप्सम और ऑर्गेनिक सॉइल नहीं होना चाहिए। जिप्सम और ऑर्गेनिक सॉइल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 80 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस आपको डिग्री टेम्परेचर जिप्सम में नहीं जाना चाहिए। आपको पता है ऑर्गेनिक में 60 डिग्री से ज्यादा आपको टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। तो क्या चूल्हा के ऊपर, है ना, कभी टेम्परेचर लकड़ी के चूल्हा के ऊपर कभी देखे हो टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए, नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। इसी वजह से जिप्सम और ऑर्गेनिक सॉइल आपका नहीं होना चाहिए। तो क्ले सॉइल के लिए ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, फील्ड मेथड है, एग्जाम में पूछ लेता है, आपको बताना पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सी होगा। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, अच्छा देखो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इस वेरी कहते हैं वेरी क्विकेस्ट मेथड है, एकदम जल्दी से। अगर 5 से 10 मिनट में आपको रिजल्ट चाहिए तो एकदम तैयार है सर, 5 से 10 मिनट में आपको निकाल के दे देगा आपको वाटर कंटेंट कितना आएगा, है ना। लेकिन ये एक्यूरेट मेथड नहीं देगा, ये हम बता रहे एक्यूरेट क्यों है आपके पास ओवन वाला, एक्यूरेट ये नहीं, ये क्विकेस्ट मेथड हो सकता है लेकिन एक्यूरेट मेथड ये नहीं हो सकता है। मोस्टली यूज्ड इन फील्ड, देखो ये भी क्या है आपका, फील्ड में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फील्ड में यूज हम लोग सैंड बाथ मेथड भी करते हैं और फील्ड में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट आता है पैक्नोमीटर, ये भी लैब मेथड है। एक 900 mm का डेंसिटी बोतल लेते हो, उसके अंदर सॉइल डाल के हम लोग क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के हम लोग चेक करते हैं वो होल कितना का होना चाहिए, याद कीजिए डायमीटर उसका। इसको बोलते हैं क्विक मेथड, क्विकेस्ट नहीं, जल्दी वाला नहीं, लेकिन ये भी क्विक है। दूसरा अप्लाइड हुए, अच्छा कब अप्लाई करते हैं, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन हो। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन नहीं है तो ये मेथड यूज नहीं होगा सर। हाँ क्विक मेथड हो सकता है लेकिन जब तक स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का नोन नहीं हो, किसका, ऑफ सॉइल,
सॉइल का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब कैपेसिटी कितना होना चाहिए पैक्नोमीटर का, तो 900 ml, और इसके जो ऊपर जो कॉनिकल फ्लास्क लगा होता है उसके ऊपर उसका डायमीटर, टॉप होल डायमीटर कितना होना चाहिए, तो 6 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, 6 mm होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चलिए देखते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सबसे पहले बीच में हम लोग रखते हैं 75 माइक्रोन, देखिए ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा हम लोग रखते हैं 4.75, तीसरा 80 mm, और लास्ट 300 mm। इधर देखते हैं, इधर हम लोग रखते हैं 2 माइक्रोन, फिर हम लोग रखते हैं इधर 0.2 माइक्रोन, और उससे कम क्या क्या है, हम लोग यहाँ कहते हैं सैंड है। क्या बोलते हैं, सैंड है। हम लोग यहाँ बोलते हैं हमारा क्या है, ग्रेवल है, और ये मेरा पेबल्स है, बड़का बड़का पत्थर। ठीक है, या बोल्डर्स बोल दो, या उसके बाद बोल्डर्स बोल देते हैं, है ना। उससे सिल्ट है हमारा, ये मेरा क्या है, क्ले है। इधर हमारा फ्लोटिंग है, कोलाइडल पार्टिकल हम लोग इधर बोलते हैं ना, कोलाइडल पार्टिकल। अच्छा, इधर जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, इस एनालिसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये सॉरी सीप एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं इधर, सीप एनालिसिस, और इधर 75 माइक्रोन से नीचे इधर हम लोग सेडिमेंट करते हैं, बैठाते हैं। अब चूंकि कोलाइडल पार्टिकल तो बैठता ही नहीं है नीचे, सेडिमेंट तो होता ही नहीं है, तो उसके लिए अलग तरीका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इधर आपका 75 माइक्रोन से इधर कम है, तो सैंड, ग्रेवल, पेबल, बोल्डर, सिल्ट, क्ले, कोलाइडल पार्टिकल। साइज सबका देख लो, यहाँ पर साइज हमारा यहाँ पर देख रखा है ना, तो इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। इधर हम लोग बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोर्स ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, फाइन ग्रेन सॉइल। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखो दो चीज पूछता है, सीयू और सीसी। सीयू क्या होता है और सीसी क्या होता है, देखिए सीयू क्या होता है, फॉर्मूला D60/D10। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। सीसी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D² 30/D60 इंटू D10। देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। सीसी का भी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू बताइए, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी का वैल्यू बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अटरबर्ग लिमिट याद होना चाहिए आप लोग को। याद है ये चीज, भूल गए, खूब पढ़े होंगे। वॉल्यूम इधर रखते हैं, इधर हम लोग क्या रखते हैं, वाटर कंटेंट। ये मेरा क्या है, 0, WS, WP, WL, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेमी सॉलिड लिमिट, या श्रिंकेज लिमिट, है ना। चलिए देखिए, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, ये मेरा लिक्विड। ये सब स्टेज को डिफाइन कर रहा है
कि अगर पानी इससे ज्यादा होता है तो लिक्विड में होता है, अगर पानी इस दोनों के बीच में रहता है तो प्लास्टिक स्टेज है, अगर पानी यहाँ है तो सेमी सॉलिड स्टेज में है, अगर पानी WS से कम है तो किस स्टेज में है, ये सॉलिड स्टेज में है। अगर इधर इधर जैसे ही आगे बढ़े तो हम लोग कहते हैं फुल्ली सेचुरेटेड है। एस का वैल्यू कितना लेंगे 1, अगर इससे आगे बढ़े तो सुपर सेचुरेटेड है, बहुत ज्यादा पानी। आटा मिलाते हो याद है ना, पानी ज्यादा हुआ तो एकदम आटा के साथ एकदम फ्लोट करना है स्टार्ट, पानी कम हुआ तो देखो यही सब स्टेज में रहेगा आपका पार्शियली सेचुरेटेड। ठीक है, तीन बात यहां से बात आपको पूछ लेगा एग्जाम में, क्या क्या पूछ लेगा, तो आइए देखते हैं हमारा लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट के लिए क्या बताना है, यहाँ देखो है ये है लिक्विड लिमिट, ये मेरा लिक्विड लिमिट में आएगा जब WL का वैल्यू, लेकिन इसमें शियर स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होता है तो कितना 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर लिक्विड लिमिट में पूछे शियर स्ट्रेंथ बोलेगा तो हम लोग बोल देंगे नेग्लिजिबल, लेकिन नेग्लिजिबल होगा भी तो कितना होगा, तो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, लिक्विड लिमिट। तो किससे निकालते हैं हम लोग, कैसे ग्रांडे एपरेटस से हम लोग निकालते हैं, तो एग्जाम में पूछ लेता है तो बता दीजिएगा कैसे ग्रांडे एपरेटस, लैब में खूब किए होंगे आप लोग कैसे ग्रांडे एपरेटस। 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हम लोग कैसे कैसे ग्रांडे एपरेटस से निकालते हैं और कितने ब्लोज पर हम लोग निकालते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हम लोग निकालते हैं। फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स क्या होता है, देखते हैं फ्लो इंडेक्स क्या होता है। ये स्लोप है, ये क्या है हमारा, स्लोप है, ये मेरा क्या है, स्लोप है। देखिए इसे नहीं, W1 W2 ये मेरा क्या है, यहाँ टच कर रहा है, देखो ये मेरा क्या है, स्लोप है, क्या है मेरा, यहाँ से स्लोप जा रहा है, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। फ्लो कर्व का क्या है, ये स्लोप है। ठीक है, तो लेकिन इसमें पूछा शियर स्ट्रेंथ के बारे में, ऐसे नहीं छोड़ देगा। शियर स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो इंडेक्स, जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स उतना ज्यादा कम शियर स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स कम शियर स्ट्रेंथ होगा आपका। और स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका क्या, फ्लो इंडेक्स, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा फ्लो इंडेक्स। शियर स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लो इंडेक्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट एकदम इससे देखो दो बात पूछेगा, कितना तक थ्रेड हम लोग कर सकते हैं पतला, कितना तक बना सकते हैं, तो 3 तक एकदम पूछ लेगा, एकदम कितना तक हम लोग इसे थ्रेड कर सकते हैं, तो बोलोगे कितना 3 तक अगर थ्रेड हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्लास्टिक लिमिट हम लोग बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्लास्टिसिटी इंडेक्स। रिप्रेजेंट करते हैं IP से, क्या होता है WL माइनस का WP, WL माइनस का WP। क्या IP निगेटिव हो सकता है क्या, तो नहीं, सीधा लिख दीजिएगा एकदम नहीं, निगेटिव निगेटिव हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अगर निगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लीजिएगा, 0। अगर IP निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव नहीं होगा, 0 कंसीडर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब ये दोनों एग्जाम में पूछता है, हम क्या करें, एग्जाम में पूछता है कि IP का वैल्यू 2 पॉइंट दे देगा, WL वैल्यू दे देगा, WP का वैल्यू दे देगा, तो वहां आ जाएगा आपको निगेटिव में वैल्यू, तो निगेटिव में आ जाएगा तो क्या करिएगा, कभी WL ज्यादा हो सकता है WP से, सॉरी WP ज्यादा हो सकता है क्या WL से,
नहीं हो सकता, इसलिए वैल्यू कभी भी हम लोग निगेटिव में नहीं लेंगे। कितना कंसीडर करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी क्या होता है आपका? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू नेचुरल अपॉन आईपी, अपॉन आईपी। ये हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, आई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एन माइनस का डब्ल्यू पी अपॉन आई पी। इस दोनों को जोड़ोगे, इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? आईसी प्लस का आई एल इज इक्वल टू 1। आईसी प्लस का आई एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये यहां तक तो पूछता ही पूछता है, लेकिन अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको बताने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन और इक्वेशन ऑफ यू लाइन। दो चीज एकदम ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ यू लाइन, ठीक है। प्लास्टिसिटी चार्ट हम लोग पढ़ते तो उसमें आपको ये चीज पता चलता, आईपी का वैल्यू इक्वेशन ऑफ ए लाइन में होता है 0.73 डब्ल्यू एल माइनस का 20, और यू लाइन आईपी का वैल्यू कितना होता है? 0.9 डब्ल्यू एल माइनस का 8। अब ये दोनों बात चूंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट हूबहू ऑब्जेक्टिव में आता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बताइए और इक्वेशन ऑफ ई लाइन बताइए। तो वहां से आप बता दीजिएगा, क्या बता दीजिएगा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन 0.73 डब्ल्यू एल माइनस का 20, डब्ल्यू एल पता है आपको, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट है आपका। यहाँ डब्ल्यू एल यहाँ भी वही है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? वो ग्राफ पे आपको ऊपर और नीचे की बात है, ऊपर रहेगा तो यू लाइन, नीचे रहेगा तो ए लाइन। अब इससे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कैसे, देखिए। जैसे अगर दे दिया सी एम एस, देखो जो बाद में लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है बाद में बोला जाता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या इसका नाम हो जाएगा? सब अगर नाम हम बोले तो क्ले, सिल्ट, सैंड, सैंडी सिल्टी क्ले, सैंडी सिल्टी क्ले, ठीक है यहां तक। अब टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल आज का हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। और टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल चूंकि ये एग्जाम में आता है, तो ये भी ध्यान में रख लीजिए, टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल। कौन कौन सा मिनरल क्ले के अंदर पाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले केलोनाइट, दूसरा आइलाइट, तीसरा मोंट मोनोलाइट। ठीक है। अब ये तीनों का क्या है बात, तीनों कहाँ पूछा जाता है? तो देखिए आपको जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके अंदर हमको क्या पाया जाता है? मोंट मोनो लाइट हमारा पाया जाता है। जब आपका बॉन्ड की बात हो तो बॉन्ड में हमारा होता है आइलाइट की बात होता है, ठीक है। और इसका देखो प्लास्टिसिटी ऑर्डर पूछता है, प्लास्टिसिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? तो मोंट मोर्नलाइट का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आइलाइट का होगा, फिर हमारा केलोनाइट का होगा। देखो उसके बाद पूछा जाता है ग्रेन साइज ऑर्डर, ग्रेन साइज ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका ग्रेन साइज होता है? केलाइट का, फिर आइलाइट का, फिर मोंट मोर्नलाइट का। फिर उसके बाद पूछता है एक्टिविटी, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है सबसे ज्यादा? तो मोंट मोर्नलाइट हो गया। पानी आया तो पानी आएगा, पानी हटा फट जाएगा मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना। एक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आइलाइट का, फिर उसके बाद ये आयनिक बॉन्ड से मिलके बना होता है, ये कोबॉन्ड है, ये मेरा क्या है? अलग बॉन्ड से बनता है, एक्टिविटी हो गया इसका। फिर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग श्रिंकेज सबसे ज्यादा स्वेल करेगा आपका एम, फिर हमारा आई, फिर हमारा के।
हाँ, चलिए, तो ये हमारा था कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम लोग बहुत कुछ देखे, हद तक देखे। जो एग्जाम में मैक्सिमम बात पूछे जाते हैं सॉइल के अंदर वो हम लोग ने पढ़ लिया। लेकिन कुछ पार्ट आपका बेरिंग कैपेसिटी का बचा हुआ है, कुछ पार्ट आपका परमिएबिलिटी का बचा हुआ है। समय मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, एकदम मस्त, एकदम कोई दिक्कत नहीं है।